तो आज हम एक नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा नक्शा जो हमें भीड़-भाड़ वाले बाजारों से निकालकर एक बिल्कुल नई दुनिया में लेके जाता है। और इस नक्शे का नाम है पीटर थियल की किताब ज़ीरो टू वन। हम्म। ज़्यादातर लोग इस किताब को इसके कह सकते हैं विवादास्पद विचार के लिए जानते हैं कि कंपटीशन हारने वालों के लिए है। बिल्कुल। लेकिन इसका जो असली निचोड़ है, वो भविष्य के बारे में सोचने के तरीके को लेकर है। और आज हम उसी की गहराई में जाएंगे। किताब का पूरा सार एक सवाल में छिपा है। वो कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ सहमत हैं? बिल्कुल सही। और इसी सोच को समझने के लिए थील दो तरह की प्रगति में फर्क करते हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रगति। हॉरिजॉन्टल। हाँ, यानी एक से एन तक। इसे आप नकल करना भी कह सकते हैं। आपने एक चीज देखी जो काम कर रही है और आपने वैसी ही 10 और बना दी। जैसे एक कामयाब रेस्टोरेंट की चेन खोलना। एग्जैक्टली। एक शहर में कामयाब है, आपने दूसरे शहर में खोल दिया। इसे वैश्वीकरण भी कहते हैं, एक सफल मॉडल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब कुछ नया नहीं बनाना, बस जो है उसे फैलाना। उसी को फैलाना, बिल्कुल। और दूसरी है वर्टिकल प्रगति, यानी 0 से 1 तक का सफर। ये है असली इनोवेशन। अच्छा। कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। जब राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाया तो वो 0 से 1 गए। जब गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो बाकियों से 10 गुना बेहतर था, तो वो 0 से 1 गए। ये टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। और फील का तर्क है कि असली प्रगति, असली भविष्य इसी 0 से 1 वाले सफर से बनता है। ठीक है, यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं, क्योंकि अगर आप कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं तो जाहिर है आपका कोई प्रतियोगी नहीं होगा। सही। और यहीं पर वो मशहूर और थोड़ी चौंकाने वाली बात आती है, प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हमें तो स्कूल कॉलेज से सिखाया जाता है कि कंपटीशन अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। इससे ग्राहकों को बेहतर दाम मिलते हैं, कंपनियां बेहतर बनती हैं। हाँ, यही सब। और ये एक आम धारणा है। लेकिन थील का तर्क थोड़ा अर्थशास्त्र के नजरिए से आता है। वो कहते हैं कि एक परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार में, मान लीजिए जहां 10 कंपनियां एक जैसा सामान बेच रही हैं, वो सिर्फ कीमत पर लड़ती हैं। एक दाम कम करता है तो दूसरे को भी करना पड़ता है। अंत में किसी का भी मुनाफा लगभग 0 हो जाता है। अच्छा। और जब आपके पास मुनाफा ही नहीं है तो आप लंबी अवधि के बारे में कैसे सोचेंगे? आप रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा कैसे लगाएंगे? आपका सारा ध्यान तो बस कल तक टिके रहने पर होगा। आप बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ बड़ा बनाने के लिए नहीं। सही पकड़े हैं। इसके ठीक उलट एक मोनोपोली यानी एकाधिकार वाली कंपनी के पास ये आजादी होती है, क्योंकि वो कुछ अनोखा बना रही है, इसलिए वो अपनी कीमत तय कर सकती है। उसके पास मुनाफा होता है और वो उस मुनाफे को नई चीजें बनाने, बेहतर टैलेंट को नौकरी देने और 10 साल आगे की सोचने में लगा सकती है। थील कहते हैं कि हर महान कंपनी अपने तरीके से एक एकाधिकार है। वो कुछ ऐसा करती है जो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं समझता हूँ कि अच्छे और बुरे एकाधिकार में फर्क है, जैसा कि किताब में बताया गया है। जी। लेकिन इतिहास तो गवाह है कि ज्यादातर कंपनियां शक्ति मिलने पर बुरी बन जाती हैं। वो ग्राहकों का फायदा उठाने लगती हैं, इनोवेशन बंद कर देती हैं। क्या ये मॉडल थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? क्या हर मोनोपोली का अंत बुरा ही नहीं होता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और थील इसे नजरअंदाज नहीं करते। वो साफ कहते हैं कि बुरा एकाधिकार वो है जो अपने प्रतियोगियों को बाहर रखने के लिए सरकार से साठगांठ करता है, या क्या कहते हैं, कानून का सहारा लेता है। अच्छा, जो सिस्टम का फायदा उठाए। हाँ, वो इनोवेशन से नहीं बल्कि तिकड़म से जीतता है। लेकिन एक अच्छा एकाधिकार वो है जो इतना बेहतर उत्पाद बनाता है कि ग्राहक खुद उसे चुनते हैं। गूगल का सर्च में एकाधिकार है, पर कोई हमें उसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करता। सही बात है। हम करते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा है, और वो अपने मुनाफे का इस्तेमाल गूगल मैप्स, जीमेल और सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी चीजें बनाने में करता है। तो चुनौती एकाधिकार बनाने में नहीं, बल्कि एक रचनात्मक एकाधिकार बने रहने में है। एक क्रिएटिव मोनोपोली। हाँ, जो लगातार समाज के लिए मूल्य पैदा करता रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लक्ष्य एक अच्छा एकाधिकार बनाना है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। गूगल या एप्पल बनना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? ऐसी कौन सी पहली चीज है जिस पर एक कंपनी को ध्यान देना चाहिए? इसकी शुरुआत कुछ खासियतों से होती है जो हर टिकाऊ एकाधिकार में होती हैं। थील 4 चीजें बताते हैं।
पहली और सबसे जरूरी है मालिकाना प्रौद्योगिकी, मतलब प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी तकनीक सिर्फ थोड़ी बेहतर नहीं होनी चाहिए, वो अपने सबसे करीबी प्रतियोगी से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। 10 गुना, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और यही तो पॉइंट है। इतना बड़ा फर्क कि कोई सोच भी ना सके कि आपसे मुकाबला कैसे किया जाए। थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं है। ठीक है, और दूसरा है नेटवर्क प्रभाव, यानी नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब आपका उत्पाद जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो उतना ही मूल्यवान बन जाता है। फेसबुक इसका क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, अगर आपके सारे बोझ फेसबुक पर हैं, तो आप एक नए सोशल नेटवर्क पर क्यों जाएंगे, भले ही वो थोड़ा बेहतर हो। नेटवर्क ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सही है। और और चौथा तीसरा है बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है, आपकी लागत घटती जाती है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए पहला प्रोडक्ट बनाने में बहुत खर्च आता है, लेकिन उसकी 10 लाख कॉपियां बनाने की लागत लगभग 0 होती है। समझ गया। और चौथा है एक मजबूत ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। एप्पल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, वो एक ब्रांड है। लोग उसके फोन के लिए सिर्फ फीचर्स की वजह से पैसा नहीं देते, बल्कि उस ब्रांड के भरोसे और अनुभव के लिए देते हैं। इन चारों में से वो 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी वाली बात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और रणनीति है जो पारंपरिक सोच के बिल्कुल उल्टी है। कौन सी? किताब कहती है, एक बड़े बाजार में छोटी हिस्सेदारी से बेहतर है एक छोटे बाजार में बड़ी हिस्सेदारी। जबकि ज्यादातर स्टार्टअप्स निवेशकों को क्या बताते हैं कि वो कितने बड़े बाजार में काम करने जा रहे हैं। हाँ, ये शायद किताब का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला विचार है। एक बड़े भीड़-भाड़ वाले बाजार में उतरना, जैसे कि भारत में रेस्टोरेंट का बाजार, एक तरह से आत्मघाती है। वहां पहले से ही हजारों खिलाड़ी हैं। इसके बजाय थील कहते हैं कि एक बहुत छोटा विशिष्ट बाजार चुने जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएं। उस छोटे से तालाब की सबसे बड़ी मछली बन जाएं। जैसे अमेज़न ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी, या फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों से। बिल्कुल। पेपाल ने शुरुआत में सिर्फ ईबे के पावर सेलर्स पर ध्यान दिया, एक बहुत छोटा समूह। जब आप उस पहले छोटे बाजार को जीत लेते हैं, तो आप धीरे धीरे उससे जुड़े दूसरे बाजारों में फैलते हैं। अच्छा, तो ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, जैसे भारत में ज़ीरोधा ने सिर्फ उन ट्रेडर्स पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत की जो डिस्काउंट ब्रोकरेज चाहते थे, एक बहुत ही छोटा सेगमेंट। और एक बार जब वो वहां के राजा बन गए, तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे निवेश बाजार में अपनी पहुंच बना ली। छोटे से शुरू करो और हावी हो जाओ, फिर विस्तार करो। ये सब करने के लिए एक खास तरह की सोच चाहिए, और यहीं पर किताब रहस्य यानी सीक्रेट्स खोजने की बात करती है। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये थोड़ा अमूर्त है। क्या आज के दौर में जहां गूगल पर हर जानकारी उपलब्ध है, सच में ऐसे कोई रहस्य बचे हैं जिन्हें खोजा जा सके? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। रहस्य से थील का मतलब किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं है। उनका मतलब एक ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई से है जिसे ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, ऐसे पर काम किया कि लोग अजनबियों को अपने घर में रहने देने में सहज महसूस करेंगे। उस समय ये एक पागलपन भरा विचार लगता था। बिल्कुल। तो रहस्य खोजना मतलब ये पूछना कि ऐसा क्या है जो सच है पर जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। और आपका सवाल कि क्या आज रहस्य बचे हैं, थील का जवाब होगा बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि जानने लायक सब कुछ खोजा जा चुका है, तो आप कभी कुछ नया नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये निश्चित सोच वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। किताब भविष्य के बारे में 2 तरह की सोच बताती है, निश्चित और अनिश्चित। ये हमारे आजकल के गो विद द फ्लो या बी अजाइल वाले कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अनिश्चित सोच मानती है कि भविष्य अज्ञात है और हम उसकी योजना नहीं बना सकते, तो हम बस हाथ में कई विकल्प रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये पोर्टफोलियो बनाने जैसा है। वहीं निश्चित सोच मानती है कि भविष्य वह है जिसे हम बनाते हैं। आपके पास एक स्पष्ट योजना है और आप उसे सच करने के लिए काम करते हैं। कोई उदाहरण? हील कहते हैं कि 1950-60 के दशक में अमेरिका में एक निश्चित आशावाद था। लोगों को लगता था कि भविष्य बेहतर होगा और उनके पास उसे बनाने की योजना थी, जैसे अपोलो मिशन। हाँ। लेकिन आज हम अनिश्चित आशावाद में जी रहे हैं।
हमें उम्मीद है कि भविष्य बेहतर होगा, लेकिन हमें पता नहीं कैसे। हम टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहे हैं, पर हमारे पास कोई बड़ी योजना नहीं है। एक महान संस्थापक हमेशा निश्चित आशावादी होता है। तो एक महान संस्थापक के पास एक रहस्य होता है जिसे उसने खोजा है, और उस रहस्य पर आधारित भविष्य बनाने की एक निश्चित योजना होती है। इन सभी विचारों को जमीन पर उतारने के लिए किताब में 7 सवालों की एक लिस्ट भी है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है किसी भी नए विचार के लिए। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल चेकलिस्ट है। पहला है इंजीनियरिंग का सवाल। क्या आपकी तकनीक 10 गुना बेहतर है? वही 10 गुना वाली बात। हाँ। दूसरा, समय का सवाल। क्या अभी सही समय है? तीसरा, एक अधिकार का सवाल। क्या आप एक छोटे बाजार की बड़ी हिस्सेदारी से शुरुआत कर रहे हैं? चौथा, लोगों का सवाल। क्या आपके पास सही टीम है? पांचवा, वितरण का सवाल। क्या आपके पास उत्पाद बेचने का कोई तरीका है? छठा, स्थायित्व का सवाल। क्या आपका लाभ 10-20 साल तक बना रहेगा? और सातवां, रहस्य का सवाल। क्या आपने कोई अनोखी सच्चाई खोजी है? इन 7 सवालों में से क्या कोई ऐसा है जिसे लेखक सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं या जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं? मेरे ख्याल से ज्यादातर तकनीकी लोग इंजीनियरिंग और उत्पाद पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन 2 सवालों को अक्सर भूल जाते हैं। कौन से? लोगों का सवाल और वितरण का सवाल। थील कहते हैं कि एक महान कंपनी एक अकेले जीनियस से नहीं, बल्कि एक असाधारण टीम से बनती है। उनकी अपनी कंपनी पेपैल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे द पेपाल माफिया कहा जाता था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। क्योंकि उसके शुरुआती कर्मचारी बाद में लिंक्डइन, यूट्यूब, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनाने में शामिल हुए। मुझे वो सच में एक माफिया ही थे, हर जगह अपनी कंपनी बना डाली। कुछ वैसा ही। उनके बीच एक मजबूत संस्कृति और एक दूसरे पर भरोसा था। और दूसरा सवाल था वितरण। हाँ, वितरण यानी सेल्स और मार्केटिंग। बहुत से इंजीनियर सोचते हैं कि अगर उत्पाद अच्छा है तो वो अपने आप बिक जाएगा। थील कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा। एक बेहतरीन उत्पाद भी खराब वितरण की वजह से फेल हो सकता है। आपके पास अपने ग्राहकों तक पहुंचने की एक ठोस रणनीति होनी ही चाहिए, चाहे वो विज्ञापन हो, सेल्स टीम हो या वायरल मार्केटिंग। वितरण भी उतना ही जरूरी है जितना उत्पाद। तो कुल मिलाकर 0 to 1 का सार सिर्फ बिजनेस बनाने के बारे में नहीं, बल्कि ये सोचने के एक तरीके के बारे में। बिल्कुल। नकल करने के बजाय निर्माण करो, प्रतिस्पर्धा की उस लाल दौड़ से बचो और अद्वितीय मूल्य के माध्यम से एकाधिकार का लक्ष्य रखो। छोटी शुरुआत करो और उस पर हावी हो जाओ। और सबसे जरूरी, उन रहस्यों को खोजो जिन्हें दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और थील इस सोच को सिर्फ स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं रखते। उनका एक बड़ा तर्क ये है कि पिछले कुछ दशकों में असली इनोवेशन धीमा हो गया है, खासकर भौतिक दुनिया में। मतलब? हमने कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत तरक्की की है, जिसे वो बिट्स की दुनिया कहते हैं, लेकिन ऊर्जा, परिवहन, चिकित्सा और अंतरिक्ष यानी एटम्स की दुनिया में हम अभी भी वहीं अटके हैं। सही बात है। उनका मानना है कि भविष्य की अगली बड़ी कंपनियां इन क्षेत्रों से आएंगी। ये सिर्फ एप्स बनाने के बारे में नहीं है, ये मानवता की बड़ी समस्याओं को हल करने के बारे में है। ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ये किताब मूल्यवान कंपनियां बनाने का एक खाका तो देती है जी, लेकिन क्या होगा अगर हम इस 0 से 1 की सोच को सिर्फ स्टार्टअप्स पर नहीं, बल्कि अपने करियर या अपने निजी जीवन पर भी लागू करें? वो एक अनोखी चीज क्या है जिसे हम बना सकते हैं जो पहले से मौजूद किसी चीज की महज बेहतर नकल ना हो? वो कौन सा अद्वितीय योगदान है जो केवल हम ही दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे रहस्य को समझा है जिसे हमारे आसपास के लोग नहीं देख पा रहे?